नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी को कंप्यूटर पर भी कोई वीडियो बनाकर दीजिए जिससे कि हम कंप्यूटर को पास कर सकें। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये सोचा है कि मैं डेली आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पर वीडियो बनाकर दूंगा, ठीक है, और उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा क्वेश्चंस के बारे में, ताकि आप उससे संबंधित और क्वेश्चंस भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन आया था 2018 के पेपर में असिस्टेंट अकाउंटेंट में कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको पूरा तरीके से बता देता हूँ मेमोरी के बारे में। देखो, जो मेमोरी होती है रैम और रोम, ये प्राइमरी मेमोरी कहलाई जाती है, मेन मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी ड्राइव हो गया, ये होती हैं जो कि एक्सटर्नल रूप में होती हैं। तो सबसे पहले रैम के बारे में बता देता हूँ। जो रैम होती है हमारी दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, मैंने इसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है, क्योंकि कई बार जो एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो इसकी रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा इसमें क्या पूछा जाता है, एक इस दूसरा क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जो वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी जो बोली जाती है वो ऐसी मेमोरी होती है जो नष्ट हो जाती है। देखो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक पॉइंट में बताया भी है कि ये जो है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है, सबसे पहली बात। दूसरी, यह अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी का मतलब समझ गए ना सब दोस्तों, जो स्थायी नहीं रहती। तो अर्थात इसमें स्टोर डाटा कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है, जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो रैम से संबंधित आपके क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं कि सबसे नंबर 1 पे आता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो वो कौन सी होती है, रैम होती है। वोलेटाइल मतलब नष्ट होने वाली, तो नष्ट होने वाली कौन सी होगी, रैम। ठीक है। और तीसरे नंबर पर ये भी पूछा जाता है कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है और कौन सी अस्थायी होती है, जैसे कि ऊपर पूछा गया है। तो आप ध्यान रखें कि रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है। अब दूसरा, इसी पे एक क्वेश्चन आया था रोम। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे रोम। देखो दोस्तों, एक तो रैम होगी हमारी मेमोरी, एक होती है रोम। अब रोम कैसी मेमोरी होती है हमारी, रोम जो होती है हमारी वो प्राइमरी मेमोरी होती है। पहली बात तो ये बता देता हूँ, रैम और रोम दोनों प्राइमरी होती है। अब दूसरी बात ये है कि इसमें रैम अस्थाई होती है और रोम जो होती है वो होती है हमारी स्थाई मेमोरी। देखो दोस्तों, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने इसके बारे में बताया कि रोम जो होती है हमारी कैसी मेमोरी होती है, स्थाई मेमोरी। तो रोम से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या आता है, रोम से संबंधित पहला क्वेश्चन आता है कि रोम की फुल फॉर्म क्या है। तो रोम की फुल फॉर्म कौन सी है, रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पर क्या आता है, स्थाई मेमोरी कौन सी है, तो स्थाई मेमोरी कौन सी होती है, रोम। ठीक है। अब इस मैं एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि यहाँ पर रोम के और रैम के भी कई सब हैं, वो है सब पार्ट्स हैं। जैसे रैम में अगर आप आएंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा, एक होता है एस रैम। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एस रैम क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, ये देखो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश का मतलब हो गया कि इसकी जो गति रहती है वो थोड़ी फास्ट होती है, क्योंकि रिफ्रेश रेट जितना कम होगा उसकी जो गति होगी, स्पीड होगी, उतनी ही फास्ट होगी। इसी तरीके से इसकी दूसरी जो होती है वो होती है डी रैम। ठीक है। अब डी रैम का मतलब क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। यह मेमोरी जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है, मतलब इसका जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। अब रिफ्रेश का मतलब क्या होता है, रिफ्रेश का दोस्तों मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिस्चार्ज से होता है। यह 1 सेकंड में हज़ारों बार रिफ्रेश होती है, इसलिए इसकी जो स्पीड है वो कैसी होती है, कम होती है। तो एस रैम की स्पीड थोड़ी तेज़ होती है क्योंकि वो रिफ्रेश कम होती है, और ये फ्लिप फ्लॉप से होती है बनी हुई। ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होगी आपकी एस रैम, एक होगी डी रैम। तो आपने फुल फॉर्म तो याद कर ही ली होगी, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक चीज़ ये भी देख लीजिएगा कि डायनेमिक वाले का रिफ्रेश रेट ज़्यादा रहता है और एस रैम का रिफ्रेश रेट कम रहता है। और इसी में जो तीसरी आती है आपकी, वो होती है एस डी रैम। वो कौन सी होती है दोस्तों, एस डी रैम। इसका पूरा नाम जो होता है दोस्तों एस डी रैम का, वो होता है सैनरिस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और इसके बाद एक और आती है हमारे दोस्तों, वो होती है एन वी रैम। इसका पूरा होता है नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ध्यान रखना, रैम वैसे वोलेटाइल होती है, नष्ट होने वाली, पर रैम की भी एक मेमोरी ऐसी आती है जो नॉन वोलेटाइल होती है। वो जो होती है वो काफ़ी महंगी होती है, उसका नाम होता है एन वी रैम, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, पहली चीज़ मैंने आपको बताई, रैम जो होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, अस्थाई।
और नष्ट होने वाली, जिसको बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। तो रैम से संबंधित क्वेश्चन क्या आएंगे, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कैसी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा, स्थायी मेमोरी कौन सी होगी हमारी, रोम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, राइट। अब रोम भी कई पार्टों में बटा हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे, जो रोम है वो एक तो होता है पी रोम, एक होता है ई पी रोम, एक होता है ई पी रोम, ठीक है। अब इनका फुल फॉर्म क्या है, उनका वर्क क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, देखो सबसे पहले जो पी रोम होता है, ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। इस चिप में एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, यदि प्रोग्राम में कोई त्रुटि हो गई तो उसमें कभी भी कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। इसमें जो होता है, क्या होता है कि केवल एक बार डाटा इसमें ऐड किया जाता है, और अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। तो इस मेमोरी को क्या बोलते हैं हम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरी क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको बोलते हैं ईपी रोम, ठीक है। इस चिप में स्टोर प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता है, मतलब इसमें जो हम डाटा स्टोर करेंगे उसको हम एडिट कर सकते हैं। चिप में सुधार करने के लिए चिप को बोर्ड से निकालकर अल्ट्रावायलेट रे से, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनके सामने रखा जाता है, ठीक है। अब तीसरा होता है ई रोम, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा रूप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपका क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी मेमोरी है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, रोम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है हमारी रोम जो है वो स्थायी मेमोरी है, ठीक है दोस्तों। और रैम कैसी है हमारी, अस्थायी मेमोरी। और ये जो आर डी रैम, एस डी रैम, ये क्या है, रैम के प्रकार है, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक ही पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस डाटा से संबंधित आए थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या थे। सबसे पहले क्वेश्चंस आया था, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया जिस यूनिट की देखरेख में की जाती है वो कौन सी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक जो सीपीयू होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में बताया, जो सीपीयू होता है दोस्तों, उसमें मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है वो सीपीयू जो होता है। एक भाग होता है उसका कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तीसरा होता है मेमोरी, ठीक है। तो अब इसमें कार्य क्या क्या है इनके, ये बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जो कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट का कार्य है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं संचालित करके, जितने भी कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उसका किस किस का क्या क्या काम है, वो सारी जो चीज़ें देखने नियंत्रित करता है, वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। नंबर 2, उसमें जितनी भी गणितीय, तार्किक या पहेली वगैरह होती हैं, जितनी भी ऐसी लॉजिकल क्रियाएं हैं, वो सब किसके द्वारा होती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के थ्रू होती है, ठीक है। जैसे कि इसके नाम में ही स्पष्ट है कि यह यूनिट सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं करती है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ALU की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अब इसके अलावा और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चंस ये आया था कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया जिस यूनिट की देखरेख में की जाती है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सीपीयू के 3 यूनिट होती हैं, 3 भाग होते हैं। वो क्या क्या होते हैं हमारा, एक होता है मेमोरी, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, 3, ठीक है। मैंने उसके कार्य भी आपको बता दिए कि कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जितने भी सीपीयू के फंक्शन से किसको क्या काम करना है, ये कौन बताता है, निर्धारित करता है कंट्रोल यूनिट। और जितने भी जो गणितीय क्रियाएं हैं, जितने भी आपके जोड़ हैं, घटाव हैं, या फिर जितने भी पहेलियाँ, उनको जो सॉल्व करने का काम करती है वो करती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। और तीसरी आपकी मेमोरी होती है। मेमोरी के बारे में मैं आपको बता ही रहा हूँ, जैसे ऊपर आपको मैंने बताया था कि प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, रैम और रोम, और सेकेंडरी कौन सी होती है, जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है, सब सेकेंडरी होती है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गई, डिस्क हो गई,
CD हो गई, ये सब क्या होती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो मेमोरी के बारे में आप पढ़ सकते हो कि मेमोरी यह कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है, यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसमें हम डाटा, प्रोग्राम आदि को स्टोर करके रख सकते हैं। इसको नापने की साइज़ के आधार पर कई यूनिट होती हैं, जैसे बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। इसमें सबसे छोटी यूनिट बाइट एवं सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट होती है, जो कि अब बदल चुकी है। अब सबसे बड़ी यूनिट जो है इसकी BB यूनिट है। एक मेरे ख्याल से एक नई यूनिट है ये सेकंड। ठीक है, वो मैं आपको भी आगे बता दूंगा कौन कौन सी यूनिट है इसकी और कौन कौन सी मेमोरी को नापने के वो हैं। ठीक है, इसमें मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है रैम और रोम, और उसमें रैम जो होती है वो होती है अस्थाई और रोम जो होती है वो होती है स्थाई। सेकेंडरी मेमोरी कई तरीके की चल रही है आजकल, जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गई, हार्ड ड्राइव है, CD है, पेन ड्राइव है, ये सब एक्सटर्नल है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन इससे आए थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर भी जो है सबसे पहले हम कंप्यूटर का वर्क समझते हैं कि कंप्यूटर करता क्या है। मैंने इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ था कि एक कंप्यूटर कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशंस। एक कंप्यूटर क्या करता है कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, हम कंप्यूटर को जो देते हैं वो डाटा कहलाता है और कंप्यूटर हमें जो रिटर्न में देता है वो इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, पर वो कैसे देता है? एक कंप्यूटर कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन, उस पर कार्य करके। कौन कौन से? लाइक शॉर्टिंग करना, उसका शॉर्ट करना, डाटा को मर्ज करना, डाटा को आपस में मिलाना, कैलकुलेशन करना, उस पर गणितीय क्रियाएं करना या समराइज करना। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है और जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो डाटा कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन इसी पे बेस पे आया था। देखो, डाटा प्रसंस्करण या डाटा प्रोसेसिंग, अपूर्ण डाटा को किस में बदलता है कंप्यूटर? इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या था? इंफॉर्मेशंस। ठीक है दोस्तों, अब नीचे भी देखो इसी बेस पे कई सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, केवल इतनी छोटी सी उस पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखो, हैज़ ए मीनिंग। इसने पूछा है किसका मतलब क्या है? इट्स कम फ्रॉम सेलेक्टिंग डाटा, डाटा को सेलेक्ट करके, समराइज करके, एंड प्रेजेंट इन सच वे। देखो, डाटा को सेलेक्ट किया, उसको समराइज किया और उसको प्रेजेंट किया। तो प्रेजेंट किया मतलब कंप्यूटर हमें दिया, दैट मीन्स वो क्या हुआ कि हमने कंप्यूटर को जो डाटा दिया था उसने उसको समराइज किया, उसको सेलेक्ट किया, तब हमें प्रेजेंट किया। दैट मीन्स कंप्यूटर हमें किस रूप में दिया? इन्फॉर्मेशन के रूप में। हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? डाटा देते हैं इनपुट के रूप में, और कंप्यूटर हमें क्या देता है? आउटपुट के रूप में इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो ये इसी बेस पे क्वेश्चन था कि कंप्यूटर कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशंस। नॉर्मली बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसमें अगला, मनुष्य या तो हमारे द्वारा या फिर स्वचालित मशीनों द्वारा, जो डायरेक्टली मशीन चलती है। आपने देखा होगा बहुत सारी मशीन्स होती है, जैसे स्वैपिंग वगैरह की मशीन होती है, आप स्वैप किया और डायरेक्टली डाटा एंटर कर देती हैं आपके कार्ड वगैरह का। तो मनुष्य या स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार, मतलब हमने कम्युनिकेट किया, व्याख्या या हमने कोई उसमें डिटेल्स दी, या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त ओपन अवधारणों या निर्देशों, या फिर हमने कंप्यूटर को कमांड्स दी है, ठीक है, का प्रस्तुतिकरण है, वो क्या कहलाता है? देखो, जो भी हमने कंप्यूटर को दिया, तो इनपुट किया कंप्यूटर के अंदर, वो कहलाता है डाटा, और जो कंप्यूटर ने हमें दिया वो कहलाता है जानकारी। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा क्या दिया जाता है कंप्यूटर को? डाटा, और कंप्यूटर द्वारा हमें क्या दिया जाता है? जानकारी, दैट मीन्स इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि डाटा मनुष्य द्वारा या स्वचालित माध्यमों द्वारा। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन तुम्हें समझाने चाहता हूँ, उसके लिए आप समझो। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे चार्ट दिया। देखो, बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप होता है इनपुट किया, जो हम इनपुट करते हैं उसको डाटा बोलते हैं। कंप्यूटर उस पर क्या करता है? प्रोसेस करता है। अगर उस पर गणितीय क्रिया है तो वो प्रोसेस करेगा, या उस पर शॉर्टिंग है जो भी है वो उस तरीके से उसको प्रोसेस करेगा। थर्ड स्टेप क्या होता है? वो आउटपुट देता है। ठीक है, वो आउटपुट जो देता है वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। और फोर्थ स्टेप क्या होता है? स्टोरिंग का। ठीक है, इसी बेस पे भी क्वेश्चन आया था। तो वो क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ ए डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक, तो ये आया था कि कौन सा करेक्ट जो है स्टेज है डाटा के प्रोसेस करने का, प्रोसेसिंग साइकिल का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? डाटा इनपुट किया जाता है, उस पर वो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फिर वो आउटपुट देता है इन्फॉर्मेशन के रूप में, और उसका फिर स्टोरेज होता है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस था, इसलिए मैंने इसको चित्र के द्वारा भी आपको समझा दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। देखो, अब मैंने बताया था ऊपर आपको कि मेमोरी जो कंप्यूटर की है वो बदल गई है। पहले टेराबाइट जो होती है वो हाईएस्ट थी, पर ऐसा अब नहीं है, अब वो बदल चुकी है। जैसे इससे क्वेश्चंस भी आया था अभी। देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि माप की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आकार में सबसे बड़ी है? तो जो यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है वो पेटाबाइट बड़ी है, बिल्कुल क्लियर है।
और मैं आपको बता देना चाहता हूँ अब कहाँ तक मेमोरी पहुँच चुकी है। देखो, मेमोरी के लिए आपको यहाँ से ये चार्ट आपको याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले होता है निब्बल। निब्बल कितने बिट्स का होता है? 4 बिट्स का। उसके बाद आती है बाइट। बाइट कितने बिट्स की होती है? 8 बिट। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। ठीक है, 4 बिट्स बराबर 1 निब्बल। अब देखो, सबसे इसके बाद आता है किलोबाइट्स। किलोबाइट में क्या होता है? 1024 बाइट्स जब मिलेंगे, 1000 नहीं, 1024 बाइट्स, क्योंकि लड़के इसकी क्वेश्चंस को गलती कर देते हैं कि वो 1000 लिखे आते हैं, जबकि 1024 होता है प्रॉपर में। ठीक है, 1024 बाइट्स जब मिलेंगी तब होती है 1 किलोबाइट। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि केबी की फुल फॉर्म क्या है, तो किलोबाइट होती है, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट टर्म भी दे दिया है। और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। ऐसे ही मेगाबाइट मतलब एमबी, 1024 केबी बराबर, ठीक है, 1 एमबी होता है, 1 मेगाबाइट होता है। फिर होता है जीबी। जीबी मतलब गीगाबाइट। इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पे फुल फॉर्म भी आ जाती हैं। जीबी गीगाबाइट। ठीक है, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी। क्लियर है? उसके बाद आता है टेराबाइट, टीबी। ठीक है, 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट। क्लियर है ना? नेक्स्ट आता है पेटाबाइट, जो ऊपर अभी पूछा गया था क्वेश्चंस में, पेटाबाइट, पीबी। तो 1024 टीबी बराबर क्या होता है? 1 पेटाबाइट। अब इससे आगे भी होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं यही पूछा जाएगा, ये 2018 में था, उस हिसाब से वो हाईएस्ट थी। अब जो है आपको बता देते हैं। इसके बाद आता है पेटाबाइट के बाद भी एक मेमोरी है हेक्साबाइट, उसको बोलते हैं हम ईबी। तो 1024, ठीक है, हमारा पीबी बराबर होता है 1 ईबी, 1 हेक्साबाइट। ठीक, उसके बाद क्या बनता है हमारा? जेटाबाइट, जेड बी। जेटाबाइट में क्या होता है? 1024 ईबी बराबर 1 जेटाबाइट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा योटाबाइट। योटाबाइट क्या होता है? 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट। ठीक है, उसी तरीके से होता है ब्रोंटोबाइट, 1024 योटाबाइट बराबर 1 ब्रोंटोबाइट। और लास्ट में होता है जियोफोबाइट, 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 जियोफोबाइट। तो ये GPB कहलाता है। ये इसके बाद भी एक मेमोरी आई है, और शायद सोरेंटाबाइट या सारेंटाबाइट है। ठीक है, तो फिलहाल इतने में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट मेमोरी हमारी इस समय कौन सी है। मैंने बिल्कुल सीरियल से आपको दे दी है। सबसे पहले निबल होता है 4 बिट्स का, उसके बाद बाइट्स होती है 8 बिट्स की, और उसके बाद बाकी सभी आपके सामने है। तो इस चार्ट को पढ़ना ना भूले, इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, एक क्वेश्चन बीच में हमारा ये रह गया था, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? देखो, इनपुट का क्या भाग नहीं है? ठीक है, इनपुट क्या होता है? डाटा कैप्चर करना भी इनपुट होता है। ठीक है, अब निर्देशों का प्रदर्शन, जो हमने कंप्यूटर को निर्देश दिए थे, उसका उसने हमें क्या दिया? रिजल्ट दिया। ठीक, तो रिजल्ट क्या कहलाता है? आउटपुट, ना कि इनपुट कहलाता है। तो एनकोडिंग करना, ठीक, वो भी इनपुट हो गया। डाटा संग्रहण करना, डाटा को इकट्ठा करना, वो भी इनपुट हो गया। डाटा कैप्चर करना, वो भी इनपुट हो गया। निर्देशों का प्रदर्शन जो है वो इनपुट नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने, कितने तरीके के क्वेश्चंस केवल एक कंप्यूटर से संबंधित ही पूछे गए थे कि कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है। कंप्यूटर का मेन काम होता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना, और उसी बेस पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, एक सिंपल से इतनी ही सी लाइन के ऊपर। ठीक है, कंप्यूटर हमें जो देता है वो इन्फॉर्मेशन होती है, हम कंप्यूटर को जो देते हैं वो डाटा होता है। तो उसका इसलिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी बता दिया, साइकिल भी बता दिया, किस तरीके से पूरा काम चलता है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन लगभग इसी तरीके के आए थे। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन ये भी आया था कि विंडोज़ एक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया गया था। पर आपको क्या पता है कि और भी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप मोबाइल चलाते हो तो उसमें जो एंड्रॉयड होता है, जिसको आप एंड्रॉयड मोबाइल बोलते हो, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, इसलिए मैंने एक चार्ट भी दिया आपको। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी जो अपना स्पेशल मोबाइल में डालता है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेबियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS, ठीक है, iOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, BSD भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, FreeRTOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसी तरीके से उबंटू वगैरह भी हैं। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी कई बार पूछ ली जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको इसमें चार्ट बता दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या मुझे कुछ चेंजेस करना चाहिए। एक बार आप बताएंगे तो मैं उसी हिसाब से जो है उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बस आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कृपया मुझे बताएं ज़रूर।